हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी मेरा यूट्यूब चैनल। आपका बीपीएससी मेरा यूट्यूब चैनल पे ढेर सारा स्वागत। आइए, हम लोगों ने कल माइनर कमेटीज और सब कमेटीज देख लिया था। अब आगे क्या है, कुछ ऐसे स्टैटिक पोर्शन है जो आप भूल चुके होंगे, जैसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि सभी बच्चे क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं पीछे भूलते हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जिन लोगों का योगदान था और जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन पेपर में हिट करता है, उस चीज़ को देखते हैं। देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनका नाम आपने सुना होगा, जो इंटरिम प्रेसिडेंट थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे। क्यों थे इंटरिम प्रेसिडेंट? क्योंकि सबसे सीनियर मोस्ट लीडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यही थे। और एक चीज़ और जानने वाली बात है, जिस समय पहला बैठक 9 दिसंबर को बुलाया गया था, उस समय 211 मेंबर सिर्फ पार्टिसिपेट लिए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बैठक में, 9 दिसंबर वाली बैठक में। और 211 ऐसा नहीं था जो कोई नहीं थे या मर गए थे या किन्हीं का सिलेक्शन, किन्हीं कारणों से 211 रहे होंगे। लेकिन उस समय इंटरिम प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। कितने तारीख को? 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला बैठक हुआ, जिसमें इंटरिम प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जिसमें 211 लोग पार्टिसिपेट किए थे उस मीटिंग में। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। कितने तारीख को? 11 दिसंबर को। अब आइए बात करते हैं, ये इन दो चीज़ों को आप लोगों ने पहले देखा होगा, लेकिन अब जिनका नाम आपको बताने जा रहा है या जिनके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा लेकिन कंफ्यूज होंगे। एन मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन थे। अब देखिए, फंसता कहाँ है मैटर, कहीं आ जाता है HC मुखर्जी और कहीं आ जाता है एन मुखर्जी। तो बच्चे को मुखर्जी तो याद होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है जो उससे पहले HC मुखर्जी लगा हुआ और एन मुखर्जी है। तो एन मुखर्जी जो हमारे थे, चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, मतलब मुख्य ड्राफ्टमैन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनको इस चीज़ का जिम्मेदारी दिया गया था। और HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी जो थे, ये वाइस प्रेसिडेंट थे। तो अब आप लोग नहीं कंफ्यूज होइएगा, जो HC मुखर्जी और एन मुखर्जी में क्या अंतर है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जो एन मुखर्जी को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था एन मुखर्जी को, तो वो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। ठीक उसी प्रकार पूछ देता है, HC मुखर्जी कौन थे? HC मुखर्जी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंटरिम प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब आइए, ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। BN राव, हमेशा बच्चे BN राव और MN रॉय इसमें कंफ्यूज रहते हैं। BN राव जो थे हमारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और MN रॉय कौन थे? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए पहली बार बोले थे, जो हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन भारत का इंडिपेंडेंट इंडिया का होना चाहिए। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। BN राव और MN राव में, MN रॉय और BN राव में, BN राव जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। अब आता है कैलीग्राफर। जो कैलीग्राफर कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले जो थे, वो कौन थे? प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को कैलीग्राफ किया गया था। लेकिन उसी का जो हिंदी वर्जन है, उसको किसके द्वारा किया गया था? बसंत कृष्णन वैद्य। तो अब ये जो 5-6 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन सामने 5-6 नाम दिख रहे हैं, ये एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन में, कोई भी वनडे एग्जामिनेशन ले लीजिए, BPSC प्री और ट्री नहीं, किसी भी SSC के भी एग्जामिनेशन में आ चुका है, CSET में आ चुका है, CSET कर रहा है, इससे पहले UP PCS में आ चुका है। तो ऐसा नहीं है जो आपको नाम दिख रहा है इतना इजी है। बच्चे एग्जामिनेशन में अक्सर कंफ्यूज करते हैं BN राव, MN राय में, एन मुखर्जी, HC मुखर्जी में। तो इन चीज़ों को, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रेसिडेंट थे या इंटरिम प्रेसिडेंट थे, इन सब चीज़ों में कंफ्यूज। तो उस कंफ्यूजिंग चीज़ों को मैंने एक बार में रखा आप लोगों के सामने, जिसमें मोस्ट कंफ्यूजिंग जो होता है हमारे एग्जामिनेशन में, एन मुखर्जी और HC मुखर्जी, BN राव और MN रॉय में। और कैलीग्राफर कहीं कहीं डायरेक्ट पूछ देता है, कहीं कहीं हिंदी वर्जन कैलीग्राफर पूछता है। तो कैलीग्राफर अगर सीधा क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आपके आता है, तो वहाँ लिखेंगे प्रेम बिहारी रायजादा
और अगर हिंदी वर्जन का कैलीग्राफर आता है तो वसंत कृष्णन वैद्य। तो इसके बाद जो हम लोग देखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी देखेंगे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी क्यों, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ बन रहा था, उसके बाद जो बारी थी जो अब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाएगा, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हम लोग देख चुके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकेले द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर लिया जाता क्या? तो नहीं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो फॉर्मेशन हुआ उसमें 7 लोग थे और 7 लोगों की मदद से, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाता है। कब क्या होता है ड्राफ्टिंग कमेटी में, आइए देखते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का जो फॉर्मेशन हुआ 29 अगस्त को। 29 अगस्त को आप लोग कमेंट में बताइए। जो एक इम्पोर्टेंट इवेंट और डेट और भी है जो कि आपके स्टैटिक पोर्शन और कह सकते हैं जीके के मिसलेनियस का क्वेश्चन है और लेकिन इम्पोर्टेंट है। हमारा जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो आपको कमेंट में ये जवाब देना है किनके बर्थ एनिवर्सरी पे ये हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, तब तक आगे हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी समझते हैं। आइए, ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को, जिसमें 7 लोग थे। इनका काम क्या था? जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग कमिटीज के द्वारा अलग अलग विषयों पे बनाया गया था, अब सबसे बड़ा टास्क क्या था? जो उन सबको किस सीक्वेंस में कैसे लिखा जाए, कैसे उसको समेटा जाए, जो हमारा एक अच्छा और नया और विकसित या विकासशील देश के लिए या भारत के लिए एक अच्छा कानून बन सके या अच्छा संविधान का फॉर्मेशन हो सके। तो उनकी जिम्मेवारी किसको दी गई? 7 लोगों को। जिन 7 लोगों में अध्यक्ष चेयरमैन जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनके साथ 6 लोग और थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी। डॉक्टर के एम मुंशी किस माइनर कमेटी के अध्यक्ष थे? ये भी आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। सैयद मोहम्मद सदातुल्लाह, एन माधवा राव। एन माधवा राव जो आए थे, ये बीएल मित्तर जो इसके मेंबर पहले से थे, इनके रिजाइन के बाद इन्होंने रिजाइन दे दिया था अपने हेल्थ इश्यूज के वजह से। उनके जगह को रिप्लेस इन्होंने किया था। मैंने बताया था जो बहुत सारे लोग हटेंगे मरेंगे, उनके जगह पे कुछ लोगों को लाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको इस एक छोटी सी कमेटी जो उस समय बनाई गई थी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें ही 2 लोग एक हेल्थ इश्यूज की वजह से रिजाइन दिए थे और एक डीपी खैतान, जिनके जगह पर टीटी कृष्णामाचारी आए थे। तो उन डीपी खैतान की डेथ हो गई थी 1948 में। इस वजह से इनके जगह को रिप्लेस किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन आता है यहाँ से, जो 2 नए लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाए गए थे, एन माधवा राव और टीटी कृष्णामाचारी, ये किन 2 लोगों को रिप्लेस करके आए थे? या कभी कभी सिंगल क्वेश्चन भी दे देता है, जो एन माधवा राव किसको रिप्लेस किए थे, टीटी कृष्णामाचारी किसको रिप्लेस किए थे। तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत बार ये चीज़ भी आ चुका है चेयरमैन कौन थे। तो अब ये एक बेसिक क्वेश्चन हो गया है और ये इतना बेसिक अब किसी भी एग्जाम का पैटर्न नहीं रह गया है, क्योंकि एग्जामिनेशन का ट्रेंड बदलता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो हम लोगों को उसी हिसाब से सोचना होगा जो इसमें इसके अंदर से क्या क्वेश्चन बन सकता है। इनका नाम नहीं पूछ सकता है, इनका जरूर पूछ सकता है, क्योंकि ये 2 लोग बाद में आए थे, रिप्लेस करके आए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है ड्राफ्टिंग कमेटी में जो रिप्लेस करके एन माधवराव आए थे, किनके रिजाइनेशन पे या क्यों किसको रिप्लेस करके आए थे? तो बीएल मित्तर। टीटी कृष्णामाचारी किसको रिप्लेस करके आए थे? तो डीपी खैतान। अब क्या हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम के द्वारा फाइनल ड्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया गया 4 नवंबर 1948 को। कब इंट्रोड्यूस किया गया? 4 नवंबर 1948 को। और इसको 3 बार पढ़ा गया अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे। इस कॉन्स्टिट्यूशन को, जो ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको 3 बार पढ़ा गया और 26 नवंबर 1949 को इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अभी पूरी तरह से लागू
नहीं की जाती है, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है 26 नवंबर 1949 को। इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी कहा जाता है। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहा जाता है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो सेशन हुए थे, 2 साल 11 महीना 18 दिन इसको बनाने में लगे थे। और इसमें जो सेशन हुए थे 11 सेशन हुए थे और 165 मीटिंग हुई थी। आप सोच सकते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन, इसमें कितना सेशन? 11 सेशन, 165 मीटिंग। इस 165 में जो 114 मीटिंग था सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए था। मतलब 114 मीटिंग जो रखा गया था सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग से रिलेटेड मीटिंग्स की गई थी। आप समझ सकते हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारा भारत का जो संविधान बना था उसमें संविधान सभा ने कितनी मेहनत की थी और उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल था। क्योंकि हमें सब कुछ एक सीक्वेंस और सिंक्रोनाइज्ड वे में रखना था ताकि एक मजबूत और एक सफल संविधान हम लोग बना पाए। तो उसके लिए उसमें कितना दिन लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन, 11 सेशन हुए जिसमें 165 बैठक हुई, जिसमें 114 बैठक सिर्फ ड्राफ्टिंग रिलेटेड बैठक थी। तो यही था हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी का सीक्वेंस, जो कितने लोग थे, कब पहली इसका फॉर्मेशन हुआ, कब पहली बार इसको फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया गया, कब इसको एक्सेप्ट किया गया और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों मनाया जाता है इसको भी बताएंगे। और ये भी चीज़ बताएंगे जो 26 नवंबर को कुछ ऐसे कानून थे, कुछ ऐसे विषयों पर कानून थे जो कि लागू उस दिन से हो गई थी। बाकी चीज़ें 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से एक्सेप्ट और इनेक्ट अपने संविधान को कर दिया जाएगा, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ये था हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी। अब हम लोग देखते हैं इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ। दोस्तों हम लोगों ने ड्राफ्टिंग कमेटी देखा, अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्टमेंट जो हुआ था उस चीज़ों को देखते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा पहली बार कब कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस चीज़ को हम लोगों ने देख लिया। कब पहली बार उसको अडॉप्ट कर लिया गया था तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो अडॉप्ट किया गया था उस समय संविधान में एक प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स, जिसको 22 पार्ट्स में डिवाइड करके 8 शेड्यूल में रखा गया था। ठीक, अब क्या है, 26 नवंबर 1949 को 4 विषय और कुछ आर्टिकल्स को अडॉप्ट करके इनेक्टमेंट भी कर दिया गया था। सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट और टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन। इन 4 चीज़ों को 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया गया था। क्यों? नागरिकता इसलिए लागू किया गया क्योंकि इलेक्शन करेंगे तभी तो एक इंटरिम गवर्नमेंट या परमानेंट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो पाएगा। उसके बाद पार्लियामेंट होगा तभी तो गवर्नमेंट वहाँ बैठ के लेजिस्लेशन करेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए इन 4 विषयों को उसी दिन से लागू कर दिया गया 26 नवंबर 1949 से। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट और इनेक्ट कर दिया गया और इसी दिन से कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स भी हो जाता है, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को। एडहॉक कमेटी ऑफ नेशनल फ्लैग के अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कब किया गया? 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम को कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया जाता है और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बनते हैं? 24 जनवरी 1950 को। और इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक चीज और, 26 जनवरी 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था उसमें 284 लोगों के साइन के बाद, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर थे 284 लोगों के सिग्नेचर के बाद इस चीज को अडॉप्ट किया गया था। अब एक चीज और बताइए, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? 299 में 296 मेंबर, अब यहां से घट के कहां आ गया? 284।
तो कहीं ना कहीं यहाँ भी किसी तरह का रिजाइनेशन हुआ होगा, डेथ हुआ होगा या अवेलेबल नहीं रहे होंगे, इस वजह से 284। तो ये चीज़ें, और जिस समय इंटरिम प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था उस समय कितने लोगों का सिग्नेचर था, तो 211। तो ये बढ़ती घटती रहेंगी, लेकिन जो हमारा मेन सिनेरियो था, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कितने लोगों के सिग्नेचर के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो 284 मेंबर्स के सिग्नेचर के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। अडॉप्ट, इनेक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट जो स्टार्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 से, लेकिन उसमें भी 4 चीज़ें 26 नवंबर 1949 से एडॉप्ट, इनेक्ट, इन्फोर्स कर दिया गया था, जिसमें सिटीजनशिप, इलेक्शन और प्रोविजनल पार्लियामेंट एंड टेम्पोररी एंड ट्रांजेक्शनल प्रोविजन। तो यही समाप्त होता है हमारा दूसरा चैप्टर, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोगों ने पॉलिटी में अब तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे हम लोग इस चीज़ को फिर फॉरवर्ड करते हुए आगे के चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रिवीजन होना जरूरी है। तो हम लोग अगले क्लास में दोनों चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करेंगे और बताएंगे जो इन 5 क्वेश्चन को कब और क्यों पूछा गया था, और ये पूछने का रीजन क्यों था, और अभी एग्जामिनेशन का ट्रेंड जो बदल रहा है उसमें इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोशिश कीजिएगा दोनों चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हुआ है उसको प्रॉपर रिवाइज कीजिए, और जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं जो हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, इस टॉपिक को फिर से समझा दिया जाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।